हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को जीओसी के बारे में बताए थे कि जीओसी हमें क्यों पढ़ना चाहिए। एक्चुअली जीओसी पढ़ने के पीछे क्या था कि जो प्रोडक्ट था उसका रेट और फेट बताने के लिए, यानी प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल, तीनों का पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, कैसे तीनों क्या होता, क्या हाइब्रिडेशन, एवरीथिंग पढ़ा था। आज मैं पढ़ता हूँ कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। चौथा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हुआ है कार्बीन। कार्बीन एक्चुअली इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना तो निगेटिव चार्ज न ही पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यह एक तरह का न्यूट्रल स्पेसीज है, यानी दिया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट न्यूट्रल। कार्बन इंटरमीडिएट हो गया, यह भी एक तरह का इंटरमीडिएट हो गया। इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी देख लो 1 2 3 4 5 6, यानी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। आप भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी यह भी एक तरह का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, और ऑक्टेट इसका भी इनकम्प्लीट हो गया। ये बनता कैसे है, मेन है आपको मुझे ये सिखाना है कि जो कार्बीन है 2 तरह का होता है, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट कार्बीन। एक्चुअली बनता कैसे है, फाउंड आइदर बाय 2 कंजुगेटिव होमोलिटिक क्लीवेज और 2 कंजुगेटिव हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक जो क्लीवेज है मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था इसके प्रीवियस लेक्चर में। अब इसका जो कार्बीन है 2 तरह, ट्रिपलेट कार्बीन और सिंगलेट कार्बीन। यानी जो ट्रिपलेट कार्बीन होता है उसको हम लोग बाइरेडिकल भी कहते हैं। इसमें कितना देख रहे हो आपको, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसमें कितना है, 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी आप भी जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या एक वैकेंट पी ऑर्बिटल इसके पास अवेलेबल है, इसलिए यह एक ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जो ट्रिपलेट कार्बीन है वह ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव कभी भी नहीं करेगा। आप भी जानते हैं ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव क्यों करेगा। अब मुझे इसमें मेन बताना है कि ये सब बनता कैसे है, समझ रहे हैं कि नहीं। जल्दी से इसको आप कॉपी करिए, ताकि इसके बाद मैं बताऊं आपको कि जो सिंगलेट कार्बीन है, ट्रिपलेट कार्बीन कैसे बनेगा, और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर, एवरीथिंग। मैं फिर से इसको मैं लिखता हूं, जल्दी से इसको आप लोग कॉपी करो, कैसे कार्बीन बनेगा। यानी आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। बनता है कैसे, मैं आपको विस्तृत में इसको बता रहा हूँ कैसे यह बनता है। सपोज एक कार्बन ले लीजिए आप, इसके ऊपर ए ले लीजिए, एक बी ले लीजिए, वाई ले लीजिए, एक्स ले लीजिए। आपको पता चला होगा कैसा है। एक्चुअली जो कार्बन है कैसा है, sp3 कार्बन है, बी हो गया। यानी हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन जो मिक्सिंग में करते हैं इसका बना सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें कितना हो गया, एक्स का एक एक्स वाला इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर है ना 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन वाला और एक एक्स वाला। यहाँ पर भी एक कार्बन का और एक वाई का, यहाँ पर एक कार्बन का और एक बी वाला, यहाँ पर भी एक ए वाला और एक कार्बन वाला। यानी एक्स हो गया, वाई हो गया, और एक क्या हो गया, ए हो गया और बी हो गया। यानी मैंने जैसा आपको बताया था कि कोई भी कार्बन कैसे बनता है, 2 कंजुगेटिव होमोलिटिक क्लीवेज करो या 2 बार हेट्रोलिटिक क्लीवेज करो। यानी 2 बार लगातार होमोलिटिक क्लीवेज करो और 2 बार लगातार हेट्रोलिटिक क्लीवेज करोगे तो क्या होगा, सिंगलेट और जो ट्रिपलेट कार्बन है दोनों बन जाएगा। मैं यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसका होमोलिटिक क्लीवेज किया, होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। आप भी जानते हैं होमोलिटिक क्लीवेज में कैसा होता है, अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। मैंने इसको ए को ब्रेक किया, ए को ब्रेक करके तो क्या होगा, अपना जो ए वाला है वो बेचारा क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। यानी अब सी के ऊपर क्या बचेगा, ये तो चला गया 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, चला गया कि नहीं। यानी कि अभी भी एक्स, वाई और बी इसके पास बच रहा है, एक्स, वाई और बी। यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बार हुआ, मैंने क्या लगातार 2 बार आइदर होमोलिटिक करो या हेट्रोलिटिक करो। एक बार मैं फिर से करता हूँ, फिर से, यानी इस बार मैं बी वाला को ब्रेक करता हूँ, यानी बी भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले करके चला गया। अब देखिए कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया कि नहीं। यानी अब इसके पास कौन कौन सा बचा, एक्स और वाई। यहाँ भी होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, यहाँ भी कैसा क्लीवेज हो गया, होमोलिटिक क्लीवेज। अब मैं इसका
हाइब्रिडाइजेशन वाला बना रहा हूँ, कैसे अब बचेगा, यानी इसके पास 4 होता है ना sp3 में, यानी इसके पास x बच रहा है, y भी बच रहा है, b बच रहा है और a तो चला गया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, यानी कि x में अभी दोनों इलेक्ट्रॉन बच रहा है कि नहीं, y में भी दोनों इलेक्ट्रॉन बच रहा है, शेयरिंग करके दोनों बच रहा है कि नहीं, b में क्या हो गया, b वाला भी अभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन बच रहा है, लेकिन a वाला क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना a लेके गया, नहीं दिख रहा है, a गया ना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, a देख रहे हो कि नहीं, a लीव आउट हो गया। नेक्स्ट बार में क्या हो गया, जब सेकंड बार जब फिर से अगेन होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, यानी अगेन हम लोग होमोलिटिक क्लीवेज जब करेंगे, होमोलिटिक जब क्लीवेज करेंगे तो इस बार क्या हो गया, अपना बी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, बी वाला अपना क्या इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बन बोला भैया अपना तुम इलेक्ट्रॉन तुम रखो और मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यानी अब इसका मैं वीवीटी वाला ये बना रहा हूँ। वीवीटी अब आप लोग ऐसे नहीं बनाते थे, वीवीटी में जो बॉन्ड बनाते थे हाइब्रिडाइजेशन में कैसे बनाते थे, एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई अभी भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए हुए हैं कि नहीं। अब बी और ए वाला, यानी यहाँ पर बी भी चला गया और ए भी चला गया, यानी ए इसके पास है नहीं है, बी है नहीं है कि नहीं, नहीं इसके पास है। अब देखो कार्बन का एक्स और वाई तो बॉन्ड बनाए हुए हैं कि नहीं, ए और बी जो दोनों था वो क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज से अपना चला गया। अब देखो कि इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप लोग पढ़े होंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी में फॉर्मूला क्या था, 2s + 1, आप पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, S = क्या था, S क्या था, S = n/2, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2। यहाँ पर तो कितना है, S = कितना हो गया, नंबर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन नंबर, यानी 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। इसमें पुट करो इस वैल्यू को, इसमें जब पुट करोगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, देखो यहाँ पर जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा, 2 × 1 + 1, यानी कितना हो गया, 3 हो गया। इसीलिए इसका नाम था ट्रिपलेट कार्बन। देख रहे हो कि ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, दैट्स वाई कोल्ड एज ट्रिपलेट कार्बिन, दैट्स वाई कोल्ड एज ट्रिपलेट कार्बिन। समझ रहे हो कि नहीं। अब मैं आपके सामने हेट्रोलिटिक क्लीवेज करता हूँ, 2 बार लगातार क्या 2 बार होमोलिटिक क्लीवेज किया, मैं 2 बार यहाँ पर हेट्रोलिटिक क्लीवेज कर रहा हूँ, 2 बार हेट्रोलिटिक क्लीवेज करता हूँ। यानी पहली बार जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, मैं ए को कर रहा हूँ, ए अपना क्या करेगा, यहाँ पर अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके चला जाएगा, यानी ए पॉजिटिव ग्रुप में, यानी ए अपना क्या कर रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा और ये क्या हो गया, बेचारा भूखा खुद चला जाएगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा तो क्या होगा, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं, एक्स वाई और बी, एक्स वाई और बी, देख रहे हो कि नहीं। जब ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हेट्रोलिटिकल में क्या होता था, अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग होता था, यानी कि ये अपना क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा और यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही देगा तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दूसरे कारण क्या हो गया, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। फिर अगेन मैं इसका क्लीवेज करूँगा, इसका भी देख लेता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन में जो बनाते थे आप लोग, 1 2 3 4, sp3 में ही ना होता था, 4 ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता था, 4 नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता था। अब यहाँ पर x तो है ही, x तो दिख ही रहा है, x है, y है, b है और a था, ये तो अपना चला गया इलेक्ट्रॉन इसको देख करके, कोई बात नहीं है, चला गया, मैं लिख देता हूँ, b का भी 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, a अपना देख करके चला गया। इलेक्ट्रॉन दोनों किसके पास है, कार्बन के पास, इसलिए मैं कार्बन कर सकता। फिर अगेन मैं होमोलिटिकली क्लीवेज करूँगा, यानी इस बार b क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके जाएगा, यानी B का जो आपकी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस बार जो बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन को नहीं देगा, B खुद लेकर के चला जाएगा। यानी अगेन मैं यहाँ पर हेट्रोलिटिक क्लीवेज मैं कर रहा हूँ, हेट्रोलिटिक क्लीवेज मैं अगेन यहाँ पर
हेट्रोलिटिक क्लीवेज मैं कर रहा हूँ। तब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यानी C ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, X और Y। अगेन मैं हाइब्रिडाइजेशन वाला जो हाइब्रिडाइजेशन बनाते थे मैं उसको यहाँ पर बना रहा हूँ, एक Y X Y रह जाएगा कि नहीं, ये वाला तो रह ही जाएगा ना, B तो अपना लेकर चला गया, यानी क्या होगा, एक तो खाली रह जाएगा, खाली रह जाएगा नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, अब जो सिंगलेट वाला था, सिंगलेट में क्या होता है, पेयर में बोल रहे थे कि जो सिंगलेट जो बन रहा था इस तरह से बना रहे थे आप, X और Y। यहाँ पर क्या होता, 2 पेयर था और एक क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल था। यहाँ पे मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालता हूँ इसका, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब निकालूंगा तो कितना हो, 2s + 1। यहाँ पर s कितना होगा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी s क्या हो जाएगा, s = n/2 यानी कि 0, यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा, 2 × 0 + 1 यानी 1। देख रहे हो 1 आ रहा है, दैट्स वाई कॉल्ड एज सिंगलेट कार्बीन। देख रहे हो कि नहीं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, दैट्स वाई कॉल्ड एज, दैट्स वाई कॉल्ड एज सिंगलेट कार्बीन। यानी ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बीन नाम के पीछे देख रहे थे क्या था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। यानी ट्रिपलेट कार्बीन में स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, इसलिए मैं क्या बोल रहे थे इसको, ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, दैट्स वाई कॉल्ड एज सिंगलेट कार्बीन। आया ना, नहीं आपको समझ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आया कि नहीं। क्या होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टी क्या होता था, 2s + 1, s = क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय 2। यहाँ पर देखिए कोई आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, यानी 0 हो गया। इसमें पुट करो तो वैल्यू को कितना आ जाएगा, 2 × 0 + 1 आए कि नहीं, दैट्स वाई कॉल्ड एज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब जल्दी से उसको कॉपी करो, मैं कुछ इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी और ट्रिपलेट कार्बीन का, दोनों का मैं लिखूंगा पूरी तरीके से, समझिए। थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर का जल्द ही मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो बहुत ही अच्छी तरीका से और बहुत ही थोड़ा सा लार्ज रूप में, मेरी आदत है मैं थोड़ा सा कोई चीज़ को इलोंगेट करके पढ़ाता हूँ। जल्दी से इसको कॉपी करो, जल्दी से, प्लीज़ जल्दी से पॉज करो वीडियो को, कॉपी करो जल्दी से कॉपी करो। हाँ, आप लोग को मैं कैसे बनता है सिंगलेट कार्बीन और कैसे बनता है ट्रिपलेट कार्बीन मैंने आपको बताया था, कैसे होमोलिटिक क्लीवेज 2 बार होमोलिटिक और 2 बार हेट्रोलिटिक बनने से क्या आपका सिंगलेट और ट्रिपलेट बनता है। अब मैं दोनों को कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगलेट कार्बीन। एक्चुअली दोनों का हाइब्रिडाइजेशन, सिंगलेट कार्बीन आपने देखे थे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इसके पास एक अवेलेबल लोन पेयर था कि नहीं सिंगलेट में। अब ब्रेकिंग कर रहे हैं तो उसमें नहीं दिख रहा था, आप स्ट्रक्चर जाके देखना कॉपी में, उसमें क्या एक आपका लोन पेयर था कि नहीं। अब सिंपल सी बात, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2 + 1 कितना हो गया, 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2 होगा ना। ज्योमेट्री कैसा हो गया, वी शेप, बेंट और वी शेप, इस तरह का बेंट और वी शेप हो जाएगा ना, इस तरह का बेंट, जैसे वाटर में होता नहीं था। वाटर में आप लोग हाइब्रिडाइजेशन में देखे होंगे, वाटर में कैसा होता था, वी शेप और बेंट शेप होता था। अब देखो यहाँ पर कितना है, 2 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं, इसके पास कितना है, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है। वेरी गुड, ये लोन पेयर कहाँ पर, हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है कि नहीं। इस पर कोई भी चार्ज आपको दिख रहा है, आइदर नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं, यानी जब कोई चार्ज इस पर है ही नहीं, इसको आप क्या कहोगे, न्यूट्रल स्पेसीज कहोगे ना कि न्यूट्रल स्पेसीज है। इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 4 + 2 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ कि नहीं, ऑक्टेट के अनुसार नहीं हुआ, ल्यूइस के अनुसार क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है। अब बताओ इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस केस में क्या पारामैग्नेटिक बोलते हैं, डायमैग्नेटिक, आप्रोप्रिएट डायमैग्नेटिक बोलते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तभी तो बोलते हैं हम लोग उसको पारामैग्नेटिक, नहीं तो क्या डायमैग्नेटिक इन नेचर हो गया। डू नॉट फॉलो हुंस रूल। हुंस रूल आप लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि हुंस रूल फॉलो कैसे करता है। यहाँ पर आप जब उसमें जब ब्रेकिंग किए थे स्ट्रक्चर में, आप लोग देखना X Y A और B, ए भी तो चला गया था कि नहीं, यानी कि इस तरह से था, लोन पेयर खाली था। हुंस रूल के अनुसार क्या था,
जब तक पूरा ऑर्बिटल न भर जाए तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर देख रहे हो पूरा हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली है, खाली है कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया? हुंड्स रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। वन वैकेंट ऑर्बिटल दैट्स व्हाई कोल्ड इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल सी बात है, ल्यूस एसिड तो होगा ना, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है ना, है कि नहीं? तो आराम मजे से एक लोन पेयर ले सकता है। तो ल्यूस एसिड के तो ही तो था कि जो लोन पेयर ले वो क्या हो गया? ल्यूस एसिड। जो लोन पेयर दे हुआ है ल्यूस एसिड, तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका ल्यूस एसिड हो गया। वन वैकेंट फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी वहाँ पर भी दिखाया था कि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? 2s + 1s क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब यहाँ पर आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया? 0 हो गया कि नहीं? जब वैल्यू को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1। इसलिए सिंगलेट कार्बीन हैज दोज कार्बीन विच है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1। सिंगलेट कार्बीन इसलिए नाम में दिया गया है। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होता है? 1 होता है। सामने दिख रहा है आपको। अब आ जाइए ट्रिपलेट कार्बीन में। ट्रिपलेट कार्बीन आप देखे थे उसमें मैं वहाँ पर बनाया नहीं था। ट्रिपलेट कार्बीन में इस तरह से बनाया था। बॉन्ड ब्रेकिंग जब किए थे X Y और ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा था। यानी इसके पास कितना है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी दिख रहा है कि 2 अनपेयर्ड। ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है। यानी इसके पास कितना है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बात सही है। इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? क्या होता था? सिग्मा प्लस लोन पेयर ऐसे निकालते थे ना हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही लिखा सिग्मा प्लस लोन पेयर। कितना सिग्मा है? लोन पेयर 0 है, यानी कितना होगा? 2 हो गया। 2 वाला क्या बोलते थे? sp। जब sp है तो इसका शेप क्या हो जाएगा? यार शेप या ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। वहां पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120। बॉन्ड एंगल 120 कब होता था? कोई चीज बेंट और वी शेप है, वो 120 कब होगा? जब प्योर रहेगा। ऊपर से एक लोन पेयर प्रेजेंट है, देख रहे हैं कि नहीं? मान के चलो एक लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होगा? धक्का मारेगा। जब धक्का मारेगा तो क्या होगा? चिपकेगा कि नहीं? यानी बॉन्ड एंगल इसमें कितना हो? 120 से कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो है नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो कोई धक्का सक्का तो कोई मारता नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 हो गया। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां भी रहेगा वह पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक? आप लोग इंटेलिजेंट हो गए। इंटेलिजेंट जल्दी से बताओ। हाँ वेरी गुड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप रूपी सिंपल क्या हो गया? ये पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया। इसके पास भी कितना? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास सेम टू सेम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। आप रूपी जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और क्या है इसके पास? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के साथ साथ क्या है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना? ल्यूस के अनुसार क्या 8 होना चाहिए था, है कितना? 6। यानी ये भी क्या हो गया? ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। बताओ ये लोन पेयर लेगा? नहीं लेगा भाई। इसके पास खाली कहाँ है? दोनों में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ल्यूस एसिड के लिए क्या होता था? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि इसके पास क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो भी नहीं है, यानी ऑक्टेट नो वैकेंट ऑर्बिटल दैट्स व्हाई कॉल्ड एज बायरेडिकल। इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं है, इसीलिए इसको बायरेडिकल कहते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर देखो कितना है? ये इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2 होता था ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2, यानी यहाँ पर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 है। 2 बाई 2 कितना हो गया? 1 हो गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के वैल्यू में पुट करो एस की जगह पर, कितना आ गया? 3 हो गया। यानी किसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज ट्रिपलेट कार्बीन। ये हुंड्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं? हाँ वेरी गुड, फॉलो कर रहा है भाई। वहां फॉलो नहीं कर रहा है। हुंड्स रूल में क्या कहता है कि पेयरिंग तभी करेंगे जब पूरा का पूरा ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाए। यहाँ पर क्या हो गया? फॉलो अप कर रहा है। वेरी गुड। अब एक चीज और तुम देखोगे, जब कार्बीन और नाइट्रीन जब पढ़ाएंगे तो वहां पर जो आपका जो ट्रिपलेट कार्बीन है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगलेट कार्बीन में। सिंगलेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिपलेट में हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन और सिचुएशन। पूरी तरीका से मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश किया हूं कि आपको सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन पूरा बता दूं। छोटा सा टॉपिक है नाइट्रीन, बेंजाइन। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा इंडक्टिव इफेक्ट। जल्दी से इसको कॉपी करो आप, जल्दी से प्लीज इसको कॉपी करो। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, आस पड़ोस के बच्चों के पास भी भेजना ताकि उसको भी फायदा हो। मैं पूरा प्लेलिस्ट में हर तरह के क्वेश्चन सब चीज़ आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा। जल्दी से कॉपी करो प्लीज कॉपी जल्दी से कॉपी करो। अपना नोट्स बहुत काम देगा रिवीजन के समय में। जल्दी से कॉपी करो। यहाँ यानी अब जो 5th जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हुआ है नाइट्रीन। एक्चुअली नाइट्रीन होता है क्या? इस तरह से नाइट्रोजन, उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, देख रहे हो इस तरह से। नाइट्रोजन, उसके पास एक वैकेंट नाइट्रोजन, 2 लोन पेयर और एक इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल। एक
ये बॉन्डिंग बना हुए रहे किसी से भी आगे, आर हो गया, अल्काइल हो गया, कुछ भी कार्बन हो गया, कुछ भी उससे, यानी ये भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग इंटरमीडिएट है ये भी न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, यानी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, यानी यह भी क्या है, एक तरह के न्यूट्रल स्पेसीज है। मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट डाइवैलेंट आप जानते हैं, मोनोवैलेंट डाइवैलेंट क्या होता है, मोनोवैलेंट मीन्स इससे जैसे सल्फ ए, इसे 2 जुटा हुआ रहे तो क्या हो गया मोनोवैलेंट, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन ये सब कितना बॉन्ड से जुटा हुआ है, यानी सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ है, इसलिए सबके क्या होता है मोनोवैलेंट। ये क्या होगा डबल से जुटा हुआ है इसलिए डाइवैलेंट। ईथर में आप देखे होंगे दोनों साइड जुटा हुआ रहता है, इसलिए क्या होता है डाइवैलेंट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा नाइट्रोजन एक साइड से जुटा हुआ रहेगा कार्बन चेन से या कोई अल्काइल ग्रुप से, तो क्या हो जाएगा मोनोवैलेंट हो गया। यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। ये हो गया नाइट्रीन। हम लोग नाइट्रीन को डिटेल में पढ़ेंगे, इसका 5-6 रिएक्शन है। दूसरा हो गया 6th जो आपको पढ़ना है बेंजाइन मैकेनिज्म। ये आपको हेलो अरेंज में पढ़ना है, मेनली हेलो अरेंज में, ज़्यादा इसका नहीं पढ़ना है, कुछ प्रॉब्लम में इसका यूज होता है। देखो मेनली तो आप लोग बेंजीन इस तरह से देखे हैं कि नहीं, यहाँ पर देख रहे हो ये ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, देखे होंगे नहीं देखे होंगे। बेंजीन के साथ क्या होगा 3 बॉन्ड, यानी ये जो ये जो होता है पी पाई बॉन्डिंग होता है, ये भी पी पाई बॉन्डिंग होता है और ये भी पी पाई बॉन्डिंग होता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है बॉन्डिंग पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड नॉट ड्यू टू पी पाई बट साइडवे ओवरलैपिंग, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन होता है sp2 साइडवे होता है, उसके अनुसार क्या होता है ये ओवरलैपिंग होता है। पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड ड्यू टू साइडवे ओवरलैपिंग, यानी ये जो sp2 ओवरलैपिंग के कारण ये बेंजाइन मैकेनिज्म बनता है। देख रहे हो कि नहीं बेंजाइन मैकेनिज्म, अभी उतना आपको समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, हेलो अरेंज में आएंगे तब तक आप इसको समझने में बस देख लो। और क्या एक बेंजीन होता है, यहाँ पे क्या ट्रिपल बॉन्ड बन गया, यही होता है बेंजाइन, सिंपल सा बात है। नाइट्रीन आप देख लिए, यानी 6 के 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ लिए। अब हम लोग मेनली पढ़ेंगे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है। मेनली इसमें क्या हो गया आप लोग देखे होंगे, मेनली 3 है, कार्बोकैटायन, कार्बन एन और फ्री रेडिकल। इसी का स्टेबिलिटी हम लोग को ज़्यादा पढ़ना। जल्दी से कॉपी करो आप लोग, जल्दी से कॉपी करो प्लीज़, जल्दी से कॉपी करो। इसके बाद आगे पढ़ाता हूँ, जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो। पॉज कर लो वीडियो को और कॉपी कर लो। कर लिया पॉज ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से पॉज करो और कॉपी करो, जल्दी से पॉज करो और कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो, वीडियो जल्दी से पॉज करो और कॉपी करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और आप लोग कॉपी जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, 2 तरह का इफेक्ट वहां पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को पुश करना, और माइनस आई के बाद इलेक्ट्रॉन को पुल करना, यानी अपने तरफ खींचना। उसी तरह से मीजोमेरिक में क्या हो गया, प्लस एम और माइनस एम। इसी को मेनली हम लोग रिजोनेंस भी कहते हैं, आप लोग रिजोनेंस सुने होंगे। हाइपर कंजुगेशन में भी 2 आता है, प्लस एच और माइनस एच। देख रहे हो कि नहीं, ये आपको 1 by 1 मैं पढ़ाता हूँ, इस पर भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराऊंगा। यही सब इफेक्ट के कारण आपको कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और जो फ्री रेडिकल है उसका स्टेबिलिटी वेरी करता है, यानी इसके ऊपर कमांडिंग मीन्स पूरी की पूरी तीनों कार्य जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसके ऊपर आपका फुल कमांडिंग हो जाए, कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल, किसका प्रोडक्ट बनेगा किसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। थोड़ा सा मैं बताता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। जैसे CH3 CH2 यहाँ पर क्लोरीन हो गया। सपोज अपना माइनस आई वाला पावर लगाएगा, आप देख रहे हो कार्बन और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। यानी क्लोरीन के ऊपर कितना आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा नहीं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन खींचेगा, अपनी तरफ एक खींच लेगा, यानी इसके ऊपर कितना आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं।
अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो जेड इफेक्टिव होगा यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं, यानी क्या हो, ज़्यादा भूखा हो जाएगा, यानी क्या होगा, ये इसी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इस तरह से लगता है, यानी डिस्टेंस के साथ क्या होता है, इसका पावर घटते चला जाता है। ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट आपको मैं आगे पढ़ाता हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया है। जल्दी से इसको आप लोग कॉपी कर लिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं देखिए कि रिजोनेंस में कैसे पढ़ता है, इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे इस तरह से CH2 इसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल रहेगा, एक क्या जुटा हुआ रहेगा, एक डबल बॉन्ड से इस तरह से जुटा हुआ रहेगा। तो जो लोन पेयर है, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। देख रहे हो कि नहीं, ये होता है रिजोनेंस, और जिसको हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट, इस तरह से रिजोनेंस और आगे मेजोमेरिक इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। देख रहे हो कि नहीं, इस तरह से, यानी जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ, कार्बन के ऊपर चला गया, ये हो गया रिजोनेंस में। हम लोग रिजोनेंस में इस तरह से पढ़ेंगे। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, इस तरह से होता है, CH2 इस तरह से होगा, CH2 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड इंटरफियर करता है, यानी सिग्मा बॉन्ड जो हाइड्रोजन है दोनों इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है इसको, यानी जो सिग्मा बॉन्ड है किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाई बॉन्ड में। पाई बॉन्ड किससे कन्वर्ट हो जाता है, लोन पेयर में। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। देख रहे हो, तीनों इफेक्ट हम लोग, आपको अब ऐसे समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा जब तक इसके पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में जैसे ही जाएंगे आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, कैसे रिजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट लगता है, और कैसे हाइपर कंजुगेशन लगता है। जल्दी से एक बार इसको आप कॉपी करो, इसके डिटेल में मैं जा रहा हूँ। हाँ, यानी कि GOC में मुझे 3 चीज़ पढ़ना है। GOC में मुझे कितना चीज़ पढ़ना है, 3 चीज़। पहला चीज़ देखो, GOC में मुझे कितना चीज़ पढ़ना है, 3 चीज़, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एंड एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है, इस तरह से होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इसको क्लासिफाइड 2 तरीका से मैं करता हूँ, एक तो होगा परमानेंट इफेक्ट, दूसरी टेम्पोररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, अभी मैं ऑलरेडी बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट जिसी को हम लोग रिजोनेंस बोलते हैं, थर्ड क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन हो गया, और टेम्पोररी इफेक्ट क्या हो गया, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में 2 चीज़ आ गया, हमको पढ़ना परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट। मेनली हमको क्या पढ़ना है, परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। अब दोनों में थोड़ा सा समझ लो कि परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट का मतलब क्या हो गया। जैसे Br2 Cl2, आप देख रहे हैं Br2 और Br में दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, दोनों को बराबर हो जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, ना ये Br खींच पाएगा अपने तरफ, ना ये Br खींच पाएगा अपने तरफ। लेकिन HF में क्या हो जाएगा, HF में एक्चुअली क्या होगा, फ्लोरीन हाईली यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन के तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा उसको अपने तरफ खींच लेगा। जब खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। आप भी जानते हैं कि इस तरह जब कोई चीज़ होता है तो उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 नहीं होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है, और ऊपर वाला क्या हो जाता है, नॉन पोलर। यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, हाइड्रोजन के तरफ से फ्लोरीन के तरफ। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट कहाँ हो रहा है, हाइड्रोजन के तरफ से फ्लोरीन का, लेकिन यहाँ पर हो रहा है दोनों Br सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप रूपी यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा। यानी यह नॉन पोलर और यह पोलर क्यों है, अपना इनबिल्ट प्रॉपर्टी के कारण, ना कि कुछ बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा है जिसके कारण यह प्रॉपर्टी में चेंजिंग आ रहा है। यानी विच आर इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स, द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मॉलिक्यूल। यानी इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट जो हो रहा है खुद ब खुद, यानी इसकी अपनी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। भाई फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, लेकिन जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, वहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर है पोलर। ये किसके कारण हो रहा है, सिंपल सी बात, अपने प्रॉपर्टी के कारण। ऐसे देखो यहाँ पे SO2 एग्जाम्पल किसका, SO2, और इसका क्या हो गया, SO3। आप भी जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन में सीखे हैं पोलर नॉन पोलर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो तो क्या होता है, इस तरह से होता है, यानी तीनों 120 पर आ गया, यानी क्या हो जाएगा, μ 0 हो गया, यानी म्यू क्या होगा, डाइपोल मोमेंट।
जैसे ही जीरो होता है तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नन पोलर। ये किसके कारण हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है सल्फर टू ऑक्सीजन। आप भी जानते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू सल्फर, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसका मूवमेंट कहाँ से हो जाएगा, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी सल्फर टू ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या होगा, सल्फर टू ऑक्सीजन, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, म्यू क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इसकी जीरो हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसके लिए आपको मेरा केमिकल बॉन्डिंग वाला प्रीफर करना पड़ेगा, जो मेरा प्लेलिस्ट में अवेलेबल बहुत जल्द ही होने वाला है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोन पेयर है, आपरूपी है, लोन पेयर है तो आपरूपी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये ऊपर तरफ खींचेगा कि नहीं, और ये यहाँ पर इस तरह से खींचेगा। अब बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको अपने तरफ खींच रहा है कि नहीं, और यहाँ पर लोन पेयर खींच रहा है। क्या तीनों इक्वल होगा, जब इक्वल ही नहीं होगा तो क्या ये दोनों कैंसिल हो पाएगा, नहीं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू आपका जीरो, म्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो पाएगा। जीरो जब नहीं हो पाएगा इसका मतलब क्या हो गया है, पोलर है। यानी ये कैसा, जब पोलर नन पोलर हो रहा है, ये मॉलिक्यूल की अपनी खासियत है, ना कि कुछ कहीं से कुछ बाहर इस पर फोर्स लगा और इसके कारण यह पोलर नन पोलर है। लेकिन यहाँ पर देखो कोई नन पोलर, जैसे O2 जो देखते होंगे हम लोग, सांस कौन सा लेते हैं, O2 लंग्स में लेते हैं भाई। क्यों O2 को लंग्स खींचता है, इसलिए कि हेमोग्लोबिन यानी कि ब्लड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, Fe+2 पाया जाता है कि नहीं। आयरन आप लोग जानते हो, आयरन की कमी Fe+2, इसके संपर्क में क्या होता है, O2 जाता है कि नहीं, O2 जाता है तो क्या होता है, ये आयन के कारण इसके ऊपर चार्ज का इंड्यूस्ड यानी पोलराइजेशन हो जाता है, जिसकी तरफ क्या होता है, एक तरफ डेल्टा नेगेटिव और एक तरफ डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है। इस आयन को आने के कारण, यानी हम लोग जो O2 ले रहे हैं, आयरन में जो ब्लड पाया जाता है उसके कारण क्या होता है, O2 के ऊपर कुछ डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, कुछ इंस्टेंट, थोड़ा सा इंस्टेंट के लिए आता, तो क्या इसके ऊपर क्या हो गया, इंड्यूस्ड। यानी जैसे ही आप आयन को हटाओगे, यानी अब जैसे ही आयन को आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये एज यूजुअल अपना नन पोलर में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या ये भी पोलर बन गया कि नहीं बन गया, पोलर आपरूपी यहाँ पर देख रहे हो कि पोलर ये भी बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या था, Br2 Cl2 O2 को भी सब ये सब क्या होता है, नन पोलर होता है। यानी आयन के संपर्क में आने से, यानी कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये पोलर हुआ। इस तरह के जो भी इफेक्ट होगा सब के सब कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, टेम्पोररी इफेक्ट। यानी आपको अब क्लियर हो गया कि परमानेंट इफेक्ट क्या होता है और टेम्पोररी इफेक्ट क्या होता है। टेम्पोररी इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कुछ भी, जैसे ए और बी, ए हो गया और बी हो गया। हम यहाँ पर मान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी का ए से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, दो इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहना किस साइड पसंद करेगा, अपरूपी ब्रोमीन की तरफ। दो इलेक्ट्रॉन बी की तरफ रहना पसंद करेगा कि नहीं, क्योंकि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन होता क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, यानी अपने तरफ उसको रखना पसंद करता है। ये जो भी होता है मॉलिक्यूल का अंदर का ही अपना इनबिल्ट प्रॉपर्टी होता है। लेकिन टेम्पोररी में क्या होता है, कुछ बाहर का चीज आता है उसके ऊपर इंड्यूस करता है, जिसके कारण वो पोलर नन पोलर से पोलर बन जाता है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। यानी अब जो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी चीज को आगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। यानी समझिए जीओसी में क्या 3 चीज पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कितना के परमानेंट और टेम्पोररी। परमानेंट में कौन कौन आ गया, इंडक्टिव, मेजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, और टेम्पोररी में क्या गया है, इंडक्टोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, जो कि कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण उस मॉलिक्यूल के अंदर में कुछ खलबली मचा। ऐसे खलबली नहीं, वहां पर क्या ऑलरेडी खलबली मच रहा है भाई। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक लोड को अपने तरफ खींच लेगा। उसके कारण क्या, कभी पोलर कभी नॉन पोलर ऐसा हो जाएगा। यानी जीओसी में इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ भी इसी में हम पढ़ेंगे। पूरी गाइडेड करेगा ये तीनों, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, पॉज कर लो, पॉज करने में जल्दी से कॉपी कर लो। अपना नोट्स होता है। और अगर आपको या वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, और लोगों को भी बताना, ताकि जितना लोग देखेगा उतना लोगों को फायदा होगा। थैंक्स।